हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों तैयार कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे मौर्य उत्तर भारत की। तो दोस्तों लोकप्रिय श्रेणी में हम लोग बात करते हैं। पहला, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? तो खंडगिरी की गुफाएं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? फॉहन। पंच सिद्धितिका व्रत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? वाराहिमहिर। मालविका निम्बग्रंथम किसने लिखा था? कालिदास ने। वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश तथा हर्षचरित में कौन से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा था? अमरकोश। जयवती का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? उड़ीसा। भूटान पर कूच बिहार के राजा संगेतिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार। सातवाहन, पाल, पांड्य तथा पल्लव में कौन सा राजवंश दक्षिण भारत के संबंधित नहीं था? पाल। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम। पूर्व चोल राजाओं में से किसे महान माना जाता है? करिकाल। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राज। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तमिलनाडु। किस राजा ने गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। पहले के चेरा वंश के किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल। तिरुकुल्लुर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? तिरुवल्लुवर। रत्नावली, तिरुकुरवली, राजतरंगिणी तथा मेघदूत में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? तिरुकुकुरल। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक में लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। निम्नलिखित में कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति? बी, मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनु स्मृति के रचनाकार मनु माने जाते हैं। इस रचना का समय 184 ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मगध की में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? संगु। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर संगु राजवंश ने शासन किया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र संघ ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह संगु नाम से जाना जाता है। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? डी, उपरोक्त सभी। व्याख्या देखें। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? डी यानी सातवाहन वंश का।
गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और तथा क्षत्रिय शासकों के दर्श को चूर्ण किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माँ वल्लभश्री की नासिक प्रशासित से मिलती है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? पीतल के, जीतल के, शीशे के या पीतल के या सोना के? तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहनों के अधिकतर आंसर इज बी, शीशे के। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। शीशे के अधिकृत इनमें प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं के निर्माण साक्ष्य मिले हैं। शंख संवत जो 78 के ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रकट करता है क्या? कनिष्क का शासन। शंख काल के आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? प्रसिद्ध कुरान शासक कनिष्क शंख संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, शक संवत या हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं? उत्तर बी, शंख संवत। तो अब इसकी व्याख्या में हम लोग देखते हैं, तो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? आंसर नंबर सी, ईशा की जन्म के 78 वर्ष बाद, यानी कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईशा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शासक संत प्रचलित किया। इसे सलिंग संवत भी कहा जाता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। इसके बाद क्रमशः वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन महीने आते हैं। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है संकर्षण और वासुदेव एवं प्रगुण का, सभी 5 वीरों का और वासुदेव का। उत्तर डी, यानी वासुदेव का। यानी हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटिलियोडस का राजदूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गुरु ध्वज की स्थापना की। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने, वारामेर ने, चरक ने। राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, यानी चरक ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चरक। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? आपको बताना है, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चीनियों ने। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व 2वीं सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झांग ने 50 से 121 ईसा पूर्व की थी। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली में की रचना में सहायता प्रदान की? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, भारतीय एवं यूनानी। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के बाद उत्तरी पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था और भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गंधार कला की उत्पत्ति हुई। विक्रम संवत एवं शंख संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो क्या होगा राइट आंसर? सी, 135 वर्ष का।
विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में की गई। शक संवत 78 में प्रचलित किया गया। दोनों में 57 यानी 135 वर्षों का अंतर है। कनिष्क की राजधानी थी, क्या होगी कनिष्क की राजधानी? पेशावर। अब बात करते हैं कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क राजरोहण 78 ईस्वी की राजधानी पेशावर पुरुषों पर थी। मथुरा उनकी द्वितीय राजधानी एवं उनके शासन में मुख्य केंद्र थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? आंसर नंबर ए, कनिष्क। यानी कुषाणों से चीन से ईरान तक पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इसे सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फलतः उत्तर पश्चिम भारत के अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के क्षेत्र में, कला, साहित्य या वास्तुकला? सही आंसर है कला। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। गंधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी। अशोक द्वितीय के नाम किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम किसे जाना जाता है? कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया, अतः द्वितीय अशोक कनिष्क ही था। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? आंसर नंबर सी, कुषाण शासकों ने। किसने शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? कुषाणों के पास स्वर्ण की भारी भंडार था, जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ कुषाण शासक विम कॉर्डिफेसिस के काल में हुआ था तथा कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। कुषाणकालीन सिक्के शुद्धता एवं की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, आपको बताना है कौन थे? अशोक, खारेवेल, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त? बी, उत्तर बी यानी खारेवाल कलिंग प्रदेश के महान शासक थे खारेवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन सा था? हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल का महाराज महामेघवाहन एवं कलिंगाधिपति कहा गया। यह जैन धर्म का संरक्षक था। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। क्या होगा राइट क्रम आपको बताना है। सबसे पहले मौर्य 323 से 184 ईसा पूर्व। फिर शंकु 185 से 73 ईसा पूर्व। फिर कुषाण 58 ईस्वी से 174 ईसा पूर्व। फिर गुप्त 319 से 550 ईसा पूर्व। मौर्य, शंकु, कुषाण और गुप्त। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। यानी गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? आंसर नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने भारत को नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? क्या होगा आंसर? चंद्रगुप्त गुप्त वंश से थे। यानी गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को
ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 28, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी आंसर नंबर डी। गुप्त वंश शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की एवं चांदी के सिक्के भी जारी किए। उसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भागवत थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह माना जाता है कि मेहरौली दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई। इस पर चंद्र नामक राज का उल्लेख है। क्वेश्चन 31, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं? क्या कहेंगे? पर्ण, कषाण या दिनार या रूपक? आंसर हो जाएगा रूपक। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। इनका निर्माण छत्र सिक्कों की तरह किया गया था। इन सिक्कों का वजन 30 ग्रेन से 35 ग्रेन तक होता था। वारामिहिर थे एक महान क्या थे? कवि, दार्शनिक, खगोलविद या ज्योतिषी? सही आंसर हो जाएगा सी, खगोलविद। वारामिहिर एक खगोलविद यानी 6वीं सदी में थे। खगोल शास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता तथा पंचाशता है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। चीनी यात्री फॉहान किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फॉहान कहाँ का निवासी था? चीनी यात्री फॉहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया तथा 1414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बौद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फॉहान का जन्म चीन के क्युआंग नामक स्थान पर हुआ था। उल्लिखित राजाओं का निम्न में कौन सा एक कालक्रम सही है? क्या होगा सही आंसर? समुद्रगुप्त पहले, फिर चंद्रगुप्त, फिर विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और प्रथम। समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी राजा हुए और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त राजा हुए। क्वेश्चन 35, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो आंसर नंबर सी, हूण आक्रमण के। गुप्त साम्राज्य के पतन में हूणों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था, तथापि उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हूणों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। क्वेश्चन 36, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? नंबर ए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एवं हूणों के मध्य हुए संघर्ष के विषय में जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, चंद्रगढ़ परिप्रच्छा, चांद व्याकरण तथा कथा सरित्र सागर से प्रकाश पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख से में हूणों का मल्लेच कहा गया। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सारंग धारण करने वाले भगवान विष्णु की मूर्ति भितरी में स्थापित की। कालिदास, सही आंसर होगा इसका गुप्त काल के कवि थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है।
इस प्रकार कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डैश थे। आंसर नंबर सी, गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? व्याख्या। आर्यभट्ट गुप्त काल के भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय हैं। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? आंसर नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुख व्यवस्था का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमारगुप्त ने संसुगठित एवं सुशासित बनाए रखा तथा उसे वैदेशिक संबंधों को भी स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्री हैन सॉन्ग ने निम्नलिखित किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो आपको याद रखना, चीनी यात्री हैन सॉन्ग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? आंसर नंबर सी, दैट इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन कौन भारत आया था? तो बात करेंगे जो चीनी यात्री हैन सॉन्ग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा था तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष था जिसने उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। उसने CU की नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म का पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीन भाषा में किया था? आंसर नंबर सी, आई चिंग। इत्सिक आई चिंग ने 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। हैनसॉन्ग के पश्चात इत्सिंग की भारत यात्रा की थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अब आ चुके 42 पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा? आंसर हो जाएगा हैनसॉन्ग। चीनी यात्री हैनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उसकी भारत यात्रा की कृत्यांत CU के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथन उसी का है। निम्न यात्रियों का सही कलनाग्राम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 था, तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, हैनसॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 43 था, निम्न यात्रियों का सही आपको कलनाग्राम बनाना है। उत्तर नंबर बी यानी हैनसॉन्ग पहले थे, फिर इत्सिंग थे, फिर थॉमस रो थे। तो पहले व्याख्या बात करते हैं तो पहले मेगास्थनीज आए थे जिन्होंने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फिर फाहियान आए 375 से 415 के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में समय में। हैनसॉन्ग 629 में हर्षवर्धन के समय में। फिर इत्सिंग आए 700 से 712 ईस्वी में। और थॉमस रो जो कि 1615 से 1619 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। हर्षवर्धन ने शासन किया था। आंसर नंबर सी, 7वीं शताब्दी के दौरान। पृष्ठभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 47 ईस्वी में शासन किया। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? उत्तर नंबर बी, बाणभट्ट ने। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की जो वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऐसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी तथा शेष 5 में इस सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? उत्तर नंबर डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सही आपको बताना है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में था। दिस इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है कौन सा होगा? रत्नावली। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में किसे हराया था? आंसर नंबर डी, पुलकेशन द्वितीय को। हर्ष और पुलकेशन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच हारने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था।
643 ईस्वी के में हर्ष का कोंगोत पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध हुआ था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? कहाँ पे होगा? नालंदा। आंसर मटी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। व्याख्या में पहले बात करते हैं तो नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी ने स्थापित कराया था और वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। क्वेश्चन 51 की बात करते हैं कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में कौन सा बंगाल का समकालीन राजा था? शशांक। व्याख्या कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। शशांक को बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता था। इसकी राजधानी कर्णसुण थी, जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले में अतरंग रागामाटी नामक कस्बे से की गई है। क्वेश्चन 52 हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आंसर नंबर सी कन्नौज। गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी कौन सी थी? व्याख्या कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकबुज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ। जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया तो इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली था। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनावृत विकास होता रहा। 53 गंगों की प्रथम राजधानी थी। आंसर नंबर सी गंगों की प्रथम राजधानी कुवोलाल यानी कोलर थी, जो बाद में तलकाडू हो गई। यानी गंगों की प्रथम राजधानी थी गंगों की प्रथम राजधानी थी। आंसर नंबर सी यानी कोलर, यानी आपकी हो जाएगी सही आंसर कोलर। गंगों की प्रथम राजधानी थी कोलर। गंगों की प्रथम राजधानी कुवोलाल यानी कोलर थी, जो कि बाद में तलकाडू हो गई थी। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था। असम का एक प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर भी है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी गोपाल। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। बंगाल का प्राचीन नाम था, क्या नाम था आपको बताना? राइट आंसर दैट इज गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासन था। सेन वंश के शासनकाल में बंगाल की राजधानी लखनौती थी। हेनसोंग एवं बाणभट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था। हर्ष का समकालीन राजा शशांक गौड़ नरेश था। 57 की बात करते हैं महान तमिल साहित्य शिल्पादिस्कारम के रचयिता कौन हैं? दैट इज सी इलांगो। शिल्पादिस्कारम की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। यह चेर शासक सेन गुटवन का छोटा भाई था। इस ग्रंथ में पुहार यानी कावेरी पत्तनम के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कनगी की कहानी का वर्णन किया गया है। तमिल रामायण कृति है, राइट आंसर कंबन की। चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतरम की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 59 चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर? 59 का राइट आंसर बी, यानी राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगईकोंड की उपाधि धारण की।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया है? तो कौन थे वो? सी यानी राजेंद्र। चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंघल द्वीप के भारतीय द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के नाम स्थान पर पोलोनरव को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया, किंतु संपूर्ण सिंघल श्रेणी पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया। करिंदे ताम्रपत्रों में राजेंद्र की इस विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा महिंदम पंचम था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर नंबर सी यानी राजा द्वितीय। व्याख्या बात करते हैं तो राजा प्रथम शासक का शासनकाल 985 से 1015 ईस्वी, राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से 1064 ईस्वी और राजा द्वितीय का शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी। इस प्रकार चोल वंश का अंतिम शासक राजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 चालुक्य वंशी शासक था। क्वेश्चन 62 की बात करते हैं, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए यानी चौल। चौल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थी, पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रह यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। 63 निम्नलिखित में कौन से नौ सैनिक शक्ति था? आपको बताना चौल जो है नौ सैनिक शक्ति था। व्याख्या की जब बात करते हैं तो दक्षिण भारत में चौल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौ सैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसकी सहायता से चौलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में चौल राजवंश का मुख्य योगदान है? क्या होगा राइट आंसर? डी यानी एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। इतिहास में चौल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता व असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्त स्वासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में प्रचलित थी। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। परांतक प्रथमकालीन उत्तर मेरुन से प्राप्त दो अभिलेखों के आधार पर हम चोल ग्राम शासन प्रणाली को विस्तृत विवरण करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? आंसर नंबर डी तलैब द्वितीय। व्याख्या 973 से 74 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशी राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 66, पांड्यों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? क्या होगा राइट आंसर? मुद्रे। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मुद्रे था। मुद्रे पांड्यों की राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकरम से में मुद्रा का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया। इस नगर का दूसरा नाम कदम वन था। हिंसोंग ने इस नगर का उल्लेख मलकूट के नाम से किया है। पल्लव की राज्य की राजधानी थी। क्या होगा राइट आंसर? कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? दोस्तों व्याख्या करते हैं इसके। तो सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम वर्तमान में तमिलनाडु का जनपद कांजीवरम था। चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार तत्समय वहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहारों में 10,000 से भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज्य की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। क्वेश्चन 68 की बात करते हैं, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? आंसर नंबर डी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का मूल स्थान लाटूर या बीदर माना गया। बाद में इसकी राजधानी मानखेड़ स्थानांतरित हो गई। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग में स्थापित किया था। दंती दुर्ग पहले बादामी या वाजपेयी के चालुक्यों का सामंत था। क्वेश्चन 69, चालुक्यों की राजधानी थी। क्या थी राजधानी? बादमी।
यानी चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी यानी वर्तमान में कर्नाटक में बागलकोट जिले में थी। जयसिंह चालुक्यों की प्रथम ऐतिहासिक शासक था। क्वेश्चन नंबर 70 बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ। आंसर नंबर ए, नरसिंह वर्मन द्वारा। पुलकेशिन किस राज्य के थे? तो व्याख्या बात करते हैं तो चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुए। कुरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को परियाल, सूरमार तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्णरूपक पराजित किया तथा उसकी पीठ पर विच्छाचर अंकित कर दिया। बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की राजधानी वातपी पर अधिकार करके वातपी कोण उपाधि धारण की। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो क्या राइट आंसर है? हर्षवर्धन ने किसे हराया था? हर्षवर्धन। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन को ऐहोल प्रशासित में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ऐहोल लेख एक प्रशस्त रूप में था तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मणी थी। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशासित के अंत में लेखक ने यह दावा किया कि उसने इस लेखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। सुदूर दक्षिण में पांडवों के प्रशासक का शासन था, जबकि मालवा में पारामारुओं ने शासन किया था। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? डी, आंध्र प्रदेश के। क्या होगा राइट आंसर? आंध्र प्रदेश। काकतीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया और वारंगल इनकी राजधानी थी और काकतीय लोग स्वयं को चोल कारिगल का वंशज मानते थे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच कौन से बेमल है? ए, पांड्य वेलुर। क्वेश्चन नंबर वाक्य बात करते हैं तो पांड्यों की राजधानी मुदेरी थी, जबकि द्वार समृद्ध होयसोला की देवगिरी यादवों की वारंगल काकतीयों की राजधानी थी। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? क्या होगा राइट आंसर? कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लागुतुर्रहमान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली थी। मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उदय भांडुपुर थी। राजतरंगड़ी में राजा कल्लड़ को लालिया शाही कहा गया है। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। और राइट आंसर वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी पूर्व में लगभग विंध्य शक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बारार ने स्थानीय शासक थे। अजंता गुहालेख में विंध्य शक्ति को वंश केतु कहा गया। वाकाटक राजवंश मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन था। इस राजवंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार या विदर्भ में था। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी पैठान अथवा प्रतिष्ठान थी। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था वो मेनांडर था। भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजल कडफिसिस को माना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। चरक ने औषधि पर शोध प्रबंध लिखा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीरराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम था। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक धर्मपाल था। गुप्तकालीन राजाओं को सही कालक्रमबद्ध किया जाता है। सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। पृथ्वी राजा रासो आदिकाल की रचना है।
स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, राजेंद्र चोल प्रथम 1012 से 1440 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी और हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी को सही कालक्रम है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर हर्षवर्धन, फिर राजेंद्र चोल। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। कालिदास के ऋतु संहार ने व वाराहिमिर ने पच सिद्धांतिका की रचना की। गुप्त शासनकाल प्राचीन भारत को स्वर्णकाल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नागर वास्तुशैली का सही रूप गुप्त काल में प्रकट हुई। अजंता की चित्रकलाओं में आयातित लावजरी से नीला रंग प्राप्त होता है। मीरकुल हन या हण के प्रमुख शासकों में से एक थे। सिंहासनहोर के बाद हर्षवर्धन ने शिलादित्य शीर्षक ग्रहण किया। पृथ्वीराज चौहान के सभा कवि चंद्रबाई थे। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि उसे संगम कही जाने वाली सभाओं में संकलित किया जाता था। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका के साथ साथ निकोबार द्वीप समूह और अन्य समुद्रपरीय राज्यों को अपना अधीन कर लिया था। कुलोत्तुंग प्रथम को स्वर्ण पत्र पर लिखा वर्मा के राजा क्याचिंथत्ता का पत्र प्राप्त हुआ। पुलकेशिन द्वितीय को इस सभा के कवि रवि कीर्ति तथा कवि कीर्ति थे। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मलखेड़ या मानखेड़ थी। पाराकेशरी और राजकेशरी उपाधियां चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी। यादवों की राजधानी देवगिरी थी। कश्मीर पर मुगलों का अधिकार था। कर्नाटक प्रदेश के वाडियर राजवंश हैदर अली द्वारा अपस्त किया गया, जबकि बंगाल के सेन वंश की राजधानी नवद्वीप तथा अथवा नदिया थी। तमिल विद्वानों में से एंग्लो आदिकुल जैन राजकुमार राजवंशी था। अशोक, बिंदुसार एवं पुष्यमित्र में ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नवरत्न गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था और हरिशरण चंद्रगुप्त के राजकवि थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई थी। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन दिया था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चोल राजा राजेंद्र ने सिलोन पर विजय पाया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। चीनी यात्री फुआन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। चोल राजाओं जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया था उनका शिलालेख 400 विविध प्रकार के कर के शब्दों में संबंध रखता है। हर्षवर्धन के समय खेतों की घटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। यह हेन सिंह के लेखों द्वारा ज्ञात हुआ। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन प्रतिष्ठान में शुरू किया। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंध हैं। राजराज के तंजवावर स्थित बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चीनी यात्री हेन स्वांग 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान आया था। हेन स्वांग का भारत प्रसंग का उद्देश्य नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्यक प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में चालू की गई। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। संगवंश की अंतिम शासक देवभक्ति था। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ। अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं, अच्छा जियो, उधार लेकर भी घी पियो, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व का अमान्य करता है। इसे चारवाक ने प्रचारित किया। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्यवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम शीलभद्र था। हेनसोंग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर मथुरा था। आर्यभट्ट को बीजगणित का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इलाहाबाद प्रशासित हरिशेषण ने लिखी थी। ग्रीक द्वारा हमारे देश के सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासन चलाया गया। हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री हेनसोंग था।
ईसा मसीह युग की शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी पुराने स्थल अरिकामडेरू की खुदाई के दौरान हासिल की गई। शक युग 78 AD वर्ष में आरंभ हुआ। संस्कृत नाटक मृच्छकटिम सद्रक द्वारा लिखा गया। सातवाहन राजवंश सिमुक ने स्थापित किया था। तंजौर के राजवेश्वर मंदिरों में चोलों ने बनवाया था। मनु का हिंदू नियम का महान प्रणेता कहा जाता है। प्राचीन चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि नौसेना शक्तियों के उत्थान के क्षेत्र में थी। वाशवत के लेखक भास हैं। कल्लर द्वारा रचित रच तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे और हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। कन्नड़ साहित्य के काव्यशास्त्र और व्याकरण पर कविराज मार्ग प्राचीनतम उपलब्ध कृति हैं। यह राष्ट्रकूट राजा अमघोष वर्ष द्वारा लिखी हुई है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे। वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य थे और सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। गंधार कला स्कूल कषाण काल के दौरान फली फूली थी। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की। वसुमित्र ने कश्मीर के कनिष्कीय शासन के दौरान बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। प्रारंभिक संगम साहित्य तमिल में है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तिरुकुरुल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है, तिरुवल्लव द्वारा लिखी गई है। पुष्यमित्र के अंतिम मौर्य राजा बृहद की हत्या और शुंग की राजवंश की स्थापना की। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल थे। चौल वंश का संस्थापक विजयलय 9वीं शताब्दी का था। थॉमस रो फाइन हैंसॉन्ग विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम फॉन हैंसॉन्ग और थॉमस रो। आर्यभट्ट वाणभट्ट ध्वंतवरी वेताल वातीय विशेषज्ञों में आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं खगोल ज्ञानी थे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद प्रशासित में उल्लेखित है। बंगाल की पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। प्रसिद्ध जैन ज्ञानी हेमचंद्र की आश्रयदाता कुमार पाल चालुक्य था। हड़प्पा की सभ्यता रंगीन घूषण भाड़ कुषाण गंधार कला रूप मुगल अजंता की चित्रकला मराठा पहाड़ी चित्रकला में से कुषाण गंधार कला स्वरूप सही जोड़ा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक्स है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।